जैसे कि हमने पिछले कड़ी में कुछ खास लोगों का इंटरव्यू लिया था, आज हम पहुंचे हैं विश्व विख्यात, ना सिर्फ हरियाणा, ना सिर्फ भारत, पूरे विश्व भर में जिसे लोग सुनते हैं, जिनकी लोग गायकी की सराहना करते हैं, लोगों उनको सुनने के लिए हजारों हजारों रुपए की टिकट लगती है। हरियाणा से बाहर जब जाते हैं और हरियाणा में जब कार्यक्रम होते हैं इनके अलग अलग जगहों पे, उस हस्ती से मिलवाने जा रहे हैं। उनसे पूछेंगे उन्होंने जो इतना बड़ा, इतना लंबा सफर, इतनी चोटी तक पहुंचने से पहले कहाँ से उन्होंने शुरुआत करी। एक बहुत ही छोटे गरीब परिवार से इन्होंने शुरुआत करी थी और इस तरह का सफर हमें कुछ सुनने में आया है। आपसे मिलवाते हैं, उनसे रूबरू करवाते हैं मंजीत मेहरा जी से, जिनके लोग दीवाने हैं सुनने के लिए। मंजीत जी जी नमस्कार, आपका आईजीआर पे स्वागत बहुत है। बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं एक बार आपके चैनल का दोबारा से नाम बता दीजिएगा। IGR IGR न्यूज़ न्यूज जी। चैनल का सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ विनोद भाई, क्योंकि इस देश के अंदर बिकाऊ मीडिया बहुत है जिसका अभी प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है। ये जो NDTV के अंदर जो रवीश जी होते थे वो आपकी तरह बड़ा साफ बोलते थे और उसके अंदर कोई पक्षपात नहीं था किसी प्रकार का, ना किसी जाति विशेष का, ना किसी धर्म विशेष का। जो उनको कहना होता था वो खरे पत्रकार थे। तो इसलिए वो NDTV चैनल को चंद चालाक लोगों ने खरीदने का काम किया और वो जिनके छक्के मारने का काम करते हैं आजकल वो उन्हीं की रिपोर्ट वो लोग देने का काम करते हैं। तो आपकी छवि में मैं जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, आप मेरे गाँव के निवासी हो, मैं आपके अंदर रवीश भाई की छवि देख रहा हूँ। तो आपके चैनल का मैं धन्यवाद करता हूँ। रही बात सर नाम कमाने की, आगे बढ़ने की, ऊंचा बढ़ने की, क्योंकि मैं एक बहुत ही सामान्य और गरीब परिवार में पैदा हुआ। मेरे पिताजी मजदूरी करते थे और मैं तो बड़ा भुगत भोगी हूँ। हम लोगों ने भी जैसे भाई छठी क्लास तक जब आए तो गवर्नमेंट स्कूल में हम लोग पढ़ते थे। ज़्यादा अच्छा सा स्कूल नहीं होता था, हमारे गांव में भी स्कूल था तो उस समय वो 10वीं तक था। तो हम लोगों ने धीरे 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 जैसे पढ़ने का काम किया। और रही बात कपड़ों की, कपड़े तक का भी हमें टोटा होता था, क्योंकि जब हम पैदल चलते थे जैसे घास फूस भी लाए थे हम लोग, और पानी का भी बड़ा दिक्कत आती थी। पानी भी मटके पे हमने ढो रखा है। तो धीरे 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 जैसे जैसे गाय भैंसों को पानी पिलाने के लिए जाते थे, और आपको यकीन नहीं आएगा पैरों में चप्पल तक नसीब नहीं होती थी। कई बार तो ऐसा होता था जो गाय भैंसों का जो चोथ होता था, जिसको हरियाणी भाषा में बोलते हैं, जो पेशाब होता था, उसमें हम कच्चा रेत होता था हमारे यहाँ पर, तो उसमें पैरों को भिगो भिगो करके इस तरह से तालाब की तरफ जाते थे और तालाब में फिर पानी पिला के धीरे धीरे फिर आते आते इसी तरह से गर्मी से बचने के कारण लू लगती थी और पैरों में जलन होती थी। उससे इस तरह के माहौल से हम निकल करके टायर की चप्पल हम लोगों ने पहनी, हवाई चप्पल पहनी। जूता बड़ी मुश्किल से नसीब हुआ था छठी क्लास में। और जब छठी क्लास में हम लोग दर्जी के पास गए तो दर्जी फीते से नापा नहीं लेता था। तो वो समय मुझे याद है, यहाँ पर एक चिंजी छिंबी होता था दर्जी। अच्छा। तो जब पहली बार किसी बारात में मुझे जाना था तो मेरे पापा जी वहाँ लेकर के गए और उन्होंने कहा भाई लड़के का कुर्ता पजामा सिलना है। तो मैं बाहर खड़ा, उन्होंने बाहर से देखा, साइज देखा मेरा कि इसकी हाइट कितनी है, तो उसी हिसाब से उन्हें कुर्ता पजामा मेरा सिल दिया। तो ये यहाँ तक हम लोग ऐसे ऐसे माहौल से चल करके यहाँ तक आने का काम किया। फिर जैसे गाँव के अंदर जब स्कूल में हम लोग पढ़ते थे तो जाति व्यवस्था बड़ी उस समय चरम सीमा पर थी। हालांकि मेरे गांव का मैं शुक्रगुजार हूँ, मेरे गांव के अंदर इतना नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने धीरे धीरे इस चीज़ को सहन करने का काम किया। जैसे गांव के अंदर बिल्कुल नहीं था, इस बात से हाँ, पूरी तरह से सहमत हूँ। हाँ गांव के अंदर नहीं था। जैसा अभी मंजीत भाई साहब ने बताया कि जो इनकी माताजी हैं, हम एक ही गांव से हैं, इनकी माताजी मेरी ताई हैं, हमने साथ में हमारे खेतों में भी काम किया उन्होंने। और मेरे साथ में जब हम भी उनके साथ काम करते थे, मैं थोड़ा स्लो काम करता था, धीरे से। हरियाणवी में माठा, जो स्लो माठा काम करते हैं उसको माठा कहते हैं। जी 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 तो जी। मेरी ताई क्या करती, माठे आगे बोले। प्याज वगैरह की खेती हम साथ में करते थे। जी और जी। किसी तरह की जाति प्रथा, जाति वाद में बटा हुआ हमारा गांव हाँ बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। वहीं एक साथ बैठते हैं, एक जी साथ चाय पीते हैं, एक ही परिवार जैसा सब लोग रहते हैं। जी जी। और बेशक उस बात की बात, इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत ही गरीब परिवार से, जैसे अभी बड़े भाई साहब ने बताया कि किस तरह वो चप्पलें नहीं होती थी, इस तरह की स्थिति से उठ के वो इतना संघर्ष भरा जो आपका सफर रहा है, वो शुरुआत कहाँ से करी है गायकी की, जिसके लिए आप विश्व विख्यात हो जी जी चुके जी हैं जी। इसमें जैसे हम लोग पहले तो हम साक्षरता अभियान में चले गए। साक्षरता अभियान के अंदर जैसे नाटक होता था, सुन्नू का ब्याह, सास बहू का झगड़ा, शिक्षा प्रद सिस्टम होता था उसमें। जैसे 10th क्लास में मैंने गाना लिखा था कि वो गाने के बोल थे
सब कुछ एक दिन बट जाएगा, नहीं बचेगा कोई, लेकिन विद्या साधन ऐसा है जिसे बांट सके ना कोई। माँ भी बटती, पिता भी बटता, घरवाली और पुत्र भी बटता, और कुटुंब कबीला सारा बिटता, बेडरूम और रसोई, लेकिन विद्या साधन ऐसा है जिसे बांट सके ना कोई। तो इस तरह तो से ये आपकी पहली कविता थी। हाँ जी, हाँ जी, ये मेरी ध्यान से पहली देख लीजिए दर्शकों, यही वो कलाकार हैं जिन्हें आप चुनना पसंद करते हैं। और सपना चौधरी को जिन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया था, ये इनकी पहली कविता, शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। आज जब पुरानी बातों को याद करते टाइम इनको याद आ गया। तो आप नाटक मंचन करते थे, हाँ स्टेज जी, शो वगैरह भी करते थे? हाँ जी, हाँ जी, सम्मानित किशन चंद शर्मा जी के साथ हम लोग जाते थे, हम्म। और मेरे ही गांव से एक लड़का राजेश दलाल जी थे, हम लोग वहाँ जाते थे। तो वहाँ पर कभी तोतले का रोल मिलता, कभी छोटा मिलता, तो हम लोग छोटे मोटे रोल करते रहते, और इस तरह से हम लोग आगे बढ़ने का काम किया। लेकिन जब मैंने देखा, मैंने जैसे पानी आख्या का बिन बात तो आया ना, मेरी कुछ तो लागे थी जो गया भुलाया ना, इस तरह का सॉन्ग मैंने लिखा। तो फिर जैसे हमने सास बहू का झगड़ा, ये बहुत धारे का ब्याह, हाँ। तो धारे का ब्याह इस तरह का किया। तो फिर जैसे मैं लिखड़ा भैंसा ने लेकर कुएं धोरे एक जोड़ आया, भैंसा ने उड़े छोड़ आया। तो इस तरह की बहुत सारी कविता हम लोगों ने की, माँ बाप पे किया हमने, भाई मतलब का जमाना साथी एक ना रहा, ब्याही वीर भाईचारा बालक माने ना कहा। तो इस तरह की कविताएं वो करते 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 मैं फिर वहाँ पर हमें थोड़ा थोड़ा हमें मान सम्मान मिलने लगा, जिससे हमारा थोड़ा गुजारा चलने लगा। तो थोड़ा थोड़ा स्ट्रांग होते चले गए। लेकिन फिर मैंने देखा अभी लोग जो माता, इसी बीच आप स्कूल में पढ़ाते भी थे कहीं पे? हाँ, मैं प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाता था, फिर धीरे धीरे हम जॉब पर भी चले गए थे, लेकिन फिर हमने वो सिस्टम को हटा दिया, क्योंकि मैंने मानव शास्त्री कांसीराम को सुन लिया। तो मानव कांसीराम, एक मिनट के लिए मैं बीच में रोकना चाहूंगा। और उन नौजवान साथी जो हमेशा अपने सपने के पीछे भागने की कोशिश करते हैं, यही एक उदाहरण, ऐसा ही एक उदाहरण चेतन भगत, जो बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं, उन्होंने भी अपने जीवनी बताते टाइम ये बताया था। जैसे मंजीत भाई साहब ने नौकरी करी, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया और भी जॉब भी करी, पर अपना शौक जो है उनका जो बन चुका था ये गायकी का, उसको फॉलो करना तब शुरू किया जब उससे कुछ अर्निंग आनी शुरू हो गई, कुछ कमाई उससे आने शुरू उसकी, जिससे इनकी जीविका चल सके। उसके बाद इन्होंने जॉब छोड़ी और वो स्कूल में पढ़ाते थे वो भी छोड़ा, फिर इसको फॉलो किया। तो ये सभी के लिए है, ऐसा ही चेतन भगत जी ने भी किया था। उन्होंने बताया है कि वो भी जॉब करते थे, लेखन में वो तब गए जब उनको भरोसा हो गया इस चीज़ का कि उससे कमाई आनी शुरू हो गई और उसका जीवन चल सकता है। तो अगर कोई बेरोजगार है, किसी को लगता है उसका सपना पूरा नहीं हो रहा, ये दरख्वास्त आप सभी से कि देखिए इतनी चोटी के कलाकार ये आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं, ये बता रहे हैं कि इन्होंने यही किया है। सपना पूरा नहीं होता तब तक ये नहीं कि उसके लिए रोए या उसी के पीछे पड़े रहें। जब तक वो सपना पूरा नहीं होता, जब तक वो आप उसके लायक नहीं हो पाते, तब तक कुछ न कुछ जरूर करें। आप इसके लिए मिनिमम अपने बिल चुका सकें, ये जरूर कहें। चेतन भगत जी का इंटरव्यू आप ललन टॉप पे देखिएगा, उसमें इन्होंने ये चीज कही है। जी सर। जी जी जी, मैं युवा पीढ़ी से चाहूँगा कि आप लोग जुनून पैदा करो। जुनून पैदा मतलब आपके अगर मान लीजिए हमने जो रोड बनते थे इस पे बजरी डालने का भी काम किया, और जो कस्सी चलती उसकी दृश्य भी करने का काम किया। काम को छोटा बहुत हाँ, मानते हैं लोग आजकल। कोई छोटा काम नहीं होता। चिड़ाई भी मैं अच्छी कर लेता हूँ, मैं लिपाई भी अच्छी कर लेता हूँ, मैं फर्श भी डाल देता हूँ, मैं धार भी निकाल लेता हूँ, मैं कुर्सी भी भर देता हूँ। मैं ड्राइवर, कोई सी मेरे से कोई भी गाड़ी आप चलवा सकते हैं, और बिजली का काम भी मैं कर लेता हूँ। तो मैंने कोई भी विनोद भाई किसी काम को छोटा नहीं समझा, मैंने हमेशा सीखने की कोशिश की। और जब हम लोग धीरे 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 मतलब यहाँ तक हम पहुँचे, जब हमारे नाटकों का नाम होना शुरू हुआ। मेरा एक पहला नाटक आया था बेटियों से गाँव की इज्जत, जिसमें गाना बड़ा फेमस हुआ था, मेरे बाबुल नाम कमाऊंगी ना इज्जत का दाग लगाऊंगी, पाड़ पोस्त न बड़ी करी ना नीचा कदे दिखाऊंगी। तो इस तरह के सॉन्ग आए। फिर एक मेरा साजे की लुगाई एक नाटक आया, उसमें दो लड़के यंग होते हैं, कवारे होते हैं, और वो भोड़े के दरबार में जाते, तो वहाँ देखा भी भोड़े के तो गणेश है। तो वो रोमांटिक बड़ा गाना था कि तेरा ऊंचा नाम से भोड़े हाथी वर्गे हो रे छोरे, म्हारा भी तू ब्याह करा दे, हमने भी तू बहू दिवा दे, छोरी चाहे कितनी ला दे, छोरा की हम ले लगा दे, लंगड़े लूल्या तय विधि से, काने टुंडा तय विधि से, म्हारा भी तू घर बरसवा दे, रांडे पड़ते पिंड छुटवा दे। तो इस तरह की जब हमने ये चीजें करने का काम किया, तो धीरे 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 आपके भाई का नाम हुआ। जब फिर पैसे में लोग बुलाना शुरू कर दिया, तो पैसा अच्छा आना लगा, नाम भी मार्केट में अच्छा हो गया।
लेकिन गजेंद्र फोगाट जी के साथ और नरेंद्र बलारा जी, राजेश सिंह पुरिया जी, हम लोग सारे एक ही जगह से निकले, किशन चंद्र शर्मा जी के यहाँ से। लेकिन फिर वहां जब जाते थे मंचों पे, वहां थोड़ा थोड़ा हमें हल्का हल्का सा पक्षपात सा नजर आया। तो फिर वो उसमें मैंने देखा भाई साहब कांसीराम जी को हमने सुना, फिर साहब कांसीराम जी ने बाबा साहब के बारे में बताया, फिर मैंने बाबा साहब के बारे में पढ़ा। तो बाबा साहब के बारे में पढ़ने के पश्चात हमने महापुरुषों के बारे में पढ़ा। जब महापुरुषों के बारे में पढ़ने के पश्चात पता चला कि ये जो इस देश के अंदर जो पूजा पाठ, ये जो धर्म विश्वास, जाति धर्म, ये जो एक दूसरे से बांटना, जातियों में बांटना, एक दूसरे से लड़ना मरना, ये सारी की सारी टोटली बकवास है। इस देश के अंदर जो रईस लोग हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, चंद चालाक लोगों ने इस देश में जाति धर्म विशेष का जाल फैला रखा है इस देश के अंदर, और भिन्न भिन्न रूप बना करके इस देश के अंदर बहुत तरह के भगवान पैदा कर दिए, इस जिसको बोलते हैं 33 करोड़ देवी देवता, जबकि इस 33 कोटि। हाँ, 33 कोटि देवता। तो जब इस तरह की बातें हमने सुनने को मिली तो मैंने एक अलग अलग से ट्रेड निकाला, बहुजन समाज के लोगों को जगाने का काम किया इस देश के अंदर। जैसे भाई लोग कहते हैं भाई, कुछ लोगों से मैंने सुना भाई इस देश में ब्रह्मा से सृष्टि का विकास हुआ है, ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा हुआ, ब्रह्मा से ठाकुर पैदा हुआ। ब्रह्मा, मैं किसी जाति विशेष की बुराई नहीं कर रहा, जो हमने सुनने में आया और जहां से हमें क्रांति की आग लगी। इसमें कहा गया कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, ब्रह्मा की भुजाओं से ठाकुर पैदा हुआ, ब्रह्मा के पांव से शूद्र पैदा हुआ, और ब्रह्मा के नाभि से शूद्र बढ़िया पैदा हुआ, और ब्रह्मा के पांव से शूद्र पैदा हुआ। जबकि हमें देखने को मिला इस गांव के अंदर, मेरे ही गांव को ले लीजिएगा, जब गांव के बीच में हवेलियां होती थी, कुछ कुछ परसेंट लोगों की छोटी ईंटों की हवेली होती थी, जिसमें सारे गांव का अनाज वहीं गिरता था, मतलब आजादी से पहले। तो चंद चालाक लोगों का इस देश में कब्जा था, और संविधान के बाद जब प्रावधान हुआ, सबको धन रखने का अधिकार मिला। तो ये सारी बातें मैंने पढ़ी, और पढ़ने के पश्चात फिर धीरे धीरे बाबा साहब जैसे लोग जागरण करते हैं, इस तरह से मैंने एक अलग से सिस्टम निकाला। बाबा साहब अम्बेडकर, सर छोटू राम जी और पेरियार स्वामी जी, जितने भी इस देश के अंदर जो महापुरुष हुए, जिन्होंने यहाँ जगाने का काम किया, कबीर महाराज जी, गुरु रविदास जी, धन्ना, तो जितने भी संत रहबर जिन्होंने लोगों को शिक्षा देने का काम किया, तथागत बुद्ध भगवान, उनको मैंने पढ़ा। पढ़ने के पश्चात फिर हम उस रास्ते पे चल पड़े। फिर इसके बीच में एक और आया, जैसा कि आपने शुरुआत में ही जिक्र किया था भाई, सपना चौधरी। भाई देखो, उन्होंने कहा भाई, पहले ये गाना आया था, किसी ने कहा था भोड़ी जात चमारों की, तो उसमें एक रागनी के बोल उन्होंने गाए और भरी सभा के अंदर गाए, पूरी पब्लिक लिए गाए। उन्होंने कहा कि पढ़ लिख के सियाणी होगी बावड़ी जात चमारा की, और गदी बेच के खचरी ले ली होगी मौज कुम्हारों की। तो उसने जाति विशेष जब ये रागनी गाई तो मुझे इस बात का बड़ा फील हुआ। हालांकि वो हमारी हम